जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो पार्ट 1 में यूनिट 8 है और पार्ट 2 अगर आपका लाइब्रेरी साइंस है तो उसमें यूनिट 7 है, पर दोनों डील एक ही चीज़ से करती है, विच इज़ कंप्यूटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में जो जो टॉपिक्स कवर हैं वो है कंप्यूटर बेसिक, उसके यूजेस, उसकी हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स जो डेवलप हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देन हम डिस्कस करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन डिफरेंट बेसिस, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उसके सारे पार्ट्स। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसके जनरेशंस, नंबर सिस्टम, कन्वर्जन, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, कंप्यूटर सिक्योरिटी, मेलवेयर, हैकिंग एंड देन लास्टली सॉल्यूशंस टू साइबर सिक्योरिटी। ये कंप्लीट टॉपिक्स हैं जो कंप्यूटर चैप्टर में हमें पढ़नी है। अब वन बाय वन हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक, कंप्यूटर होता क्या है। अगर कंप्यूटर की फुल फॉर्म देखें, इट्स कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। तो कंप्यूटर वर्ड लैटिन भाषा से लिया गया कंप्यूटर है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कैपेबल है डाटा को प्रोसेस करने में, जो हम उसे टास्क देते हैं उसे परफॉर्म करने में, एंड लास्टली इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके, कैलकुलेट करके आउटपुट प्रोड्यूस करने में बेस्ड ऑन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। आईसीटी ऑन द अदर हैंड, अगर हम कहें आईसीटी होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब होता है साइंटिफिक, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज़ करना ताकि हम कंबाइनली हैंडल कर सके और ट्रांसमिट कर सके डाटा और या इन्फॉर्मेशन जो भी ह्यूमंस और मशीन के बीच में होती है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर के यूज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, मतलब इनका जो रिजल्ट या आउटपुट होता है वो एक्यूरेट होता है और टू द पॉइंट होता है। इससे स्पीड ऑफ वर्क इंक्रीज हो जाती है, हम काम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जल्दी से प्रोड्यूस कर पाते हैं। वर्सेटैलिटी, मतलब इसको बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो वीडियो बनाना हो, चाहे कैलकुलेट करना हो, चाहे पीपीटी हो, वर्ड हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए। इसका स्टोरेज कंपैरेटिवली हाई होता है, जो ये पेन ड्राइव वगैरह है उसके। इसकी इंटेलेक्चुअल पावर नहीं होती, मतलब ये बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन से काम करता है, अपने आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। डिलीजेंस का मतलब है ये कंटिन्यूसली चल सकता है, महीनों सालों, हर दिन हमें नेक्स्ट मशीन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसकी बात करें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले मशीनरी या ये कहें कंप्यूटर की जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, स्टार्ट हुआ था अबेकस से, जो कि चाइना में स्टार्ट हुआ था कुछ 16 सेंचुरी, या आप चाहें तो 3000 BC भी कह सकते हैं या 16 सेंचुरी कह सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट हुई। इसे पहला काउंटिंग डिवाइस कहते हैं। तो पहला काउंटिंग डिवाइस बना अबेकस। उसके बाद आया स्लाइड रूल, जो कि 1622 के आसपास बनाया था विलियम आउटरेड ने। ये भी बेसिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता था। फिर आया पैस्कल, जिसे ब्लेस पास्कल ने 1642 में इन्वेंट किया था, ब्लेस पास्कल ने। ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। तो पैस्कल है मैकेनिकल कैलकुलेटर। नेक्स्ट आता है जैकब लूम। जैकब लूम डिस्कवर किया था जोसेफ जैकब ने 1801 में। इसमें यूजली पंच कार्ड यूज होते थे कैलकुलेशन के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें उसमें इनपुट करनी है, उन सब चीज़ों के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल इंजन, जो कि चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, 1837 में। पहले डिफरेंशियल इंजन भी था, बट मेन ये है। तो याद रखना है कि चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन डिस्कवर किया था 1837 में, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये पहला कंप्यूटर था, ये इसे कह सकते हैं फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जा सकता है एनालिटिकल इंजन को। नेक्स्ट आया ज़्यूस Z3, जो 1941 में कोनार्ड ज़्यूस जो थे उन्होंने बनाया। इसे फर्स्ट वर्किंग प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद आया ABC 1942 में, जो कि पहले कंप्यूटर था। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। कैलकुलेटिंग डिवाइस से फिर उसमें चेंजेस हुए, उसको इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया, मैकेनिकल बनाया गया। फिर 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया, जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बना, इसलिए उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। फिर GU3 आया, जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। 1942 में बना इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ABC वगैरह, और जिससे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की है वो इवॉल्व होना स्टार्ट हुई। अब हम डिस्कस करेंगे
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले जनरेशन, जब फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुई, जो मैंने ABC डिस्कस किया, वहाँ से फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होती थी वैक्यूम ट्यूब्स, जो कि 1904 में जॉन एम्ब्रोज जो है उन्होंने स्टार्ट किया था सबसे पहला वैक्यूम ट्यूब वगैरह। 1942 से 1952 तक था फर्स्ट जनरेशन। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे मशीन लैंग्वेज, जिसे असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं, जो बाइनरी कोड्स में रिटर्न होती है 0-1 के फॉर्म में, उस वो यूज़ की जाती थी। इसमें मेन मेमोरी होती थी मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स वगैरह। IO डिवाइस कंप्यूटर इन आउटपुट डिवाइसेस, इसमें यूज होते थे पेपर टेप्स और पंच कार्ड्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये बहुत बड़े साइज की होती थी, बहुत एक्सपेंसिव होती थी ये मशीनरी। इसका कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा था, इसको बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होती थी, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बैच फॉर्म में होता था इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे जो अर्ली वैक्यूम ट्यूब्स थी या फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे वो थी ENIAC, फिर यूनिडेक, एडसेक है, IBM 01 वगैरह, ये सब फर्स्ट जनरेशन को बिलोंग करता है। नेक्स्ट आता है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1952 से 1964 पे था। अब यहाँ पे मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब की जगह थे ट्रांजिस्टर। इसमें लैंग्वेज यूज होती थी, इसके अलावा कोबोल और फोर्ट्रन लैंग्वेज वगैरह यूज होनी स्टार्ट हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसमें मेन मेमोरी मैग्नेटिक कोर जो है वो यूज करते थे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में पेपर टेप्स की जगह आ गए थे मैग्नेटिक टेप्स, और पंच कार्ड अभी भी कंटिन्यू थे। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें जो प्रोग्राम था, इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, बैच वाइज नहीं था, कंपैरेटिवली फास्ट प्रोसेसिंग करता था, और इसकी कॉस्ट भी कम थी, इसका साइज भी शॉर्टर था या स्मॉलर था फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। इसमें देखें तो इसमें IBM की जो सीरीज है 7000, 1401, हनीवेल वगैरह, वो सब आता है सेकेंड जनरेशन में। फिर आता है थर्ड जनरेशन, जो 1964 से 74। अब ट्रांजिस्टर्स की जगह आ गए हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, जो मेन कंपोनेंट्स की तरह। इसमें यूजली हाई लेवल लैंग्वेजेस जो भी हैं, जैसे कि पास्कल हो गया, बेसिक हो गया, एल्गो हो गया, ये यूज़ की जाती थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे। मेन मेमोरी इसमें मैग्नेटिक टेप और इसके साथ साथ मैग्नेटिक डिस्क वगैरह आ गई थी। इनपुट आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और कीबोर्ड था, प्रिंटर वगैरह था। इसकी प्रोसेसिंग रिमोट प्रोसेसिंग होती थी, टाइम शेयरिंग कर सकते थे ऑपरेटिंग सिस्टम को, कंपैरेटिवली फास्टर और चीपर हो गया था, और स्मॉलर तो होता ही जा रहा था। इसमें सारी PDP सीरीज, IBM की जो 360 सीरीज है, CDC की 8600 सीरीज, ये सब आती है। नेक्स्ट आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में आए माइक्रो प्रोसेसर, जहाँ से चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हुई। VLSI, या इसको बोल सकते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ। VLSI वेरी लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट हुआ फोर्थ जनरेशन 70s के बाद से 1990s तक। इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज वगैरह थी, वो स्टार्ट हुई, C++, पाइथन, जावा, रस्ट जो है, वो सारी लैंग्वेजेस। मेन मेमोरी के तौर पे सेमीकंडक्टर्स आए, जब रैम रोम वगैरह स्टार्ट हुआ, वो था फोर्थ जनरेशन। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में पॉइंटिंग डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब आ चुके थे। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसे माइक्रो प्रोसेसर थे, नेटवर्क सिस्टम डेवलप हो गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड था, बहुत ही स्मॉलर साइज था, एक्सपेंसिव भी कम था। इसके अलावा इंटरनेट वगैरह भी यूज़ कर सकते थे, जैसे पर्सनल कंप्यूटर वगैरह। वो एग्जाम्पल ग्रे 1 2 एप्पल का जो सेकंड है वो एग्जाम्पल हो गए। फिर आए फिफ्थ जनरेशन, जब AI और रोबोटिक और ये सब इंस्टॉल हुए 1990s के बाद से। इसमें यूज होता है ULSI, अल्ट्रा स्केल लार्ज इंटीग्रेशन चिप्स वगैरह। फोर्थ में थी VLSI चिप्स, इसमें यूज होती थी ULSI चिप। इसमें लैंग्वेज के तौर पे जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा, नेट, पाइथन, ये सब यूज होती है। मेन मेमोरी में इसमें एडवांस सेमीकंडक्टर जो है उसको यूज करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में टच पैड है, माउस है, स्कैनर है। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए तो ये वो टाइम पीरियड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैरेलल प्रोसेसिंग, ये सब स्टार्ट हो गया है। एग्जाम्पल में IBM का Q सिस्टम है, AI रोबोटिक्स है, परम है, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह, ये सब है। तो ये तो था 5 जनरेशन जो आपको पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा अगर के फॉर्म में देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है यूनिवैक वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले आया था यूनिवैक, जो कि फर्स्ट कंप्यूटर था कमर्शियल यूज के लिए बनाया गया था। उसके बाद आया ENIAC, जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कह सकते हैं, और जनरल पर्पस कंप्यूटर कह सकते हैं, ENIAC वगैरह है। फिर आया साइमन वगैरह 1950s में, जो कि फर्स्ट PC था कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट हुआ। यहाँ पे एडवर्ड बैकली ने फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर बनाया। नेक्स्ट है प्रोग्राम 101, जो कि फर्स्ट कमर्शियल PC था। 1968 में डगलस एल्बर्ट ने बनाया माउस, फर्स्ट माउस जो है
को बनाया डगलस एल्बर्ट वगैरह ने। इसके बाद से माउस डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह तो जो IBM की जो कंपनी थी उसको सबसे इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। और फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो 1971 में थी, इंटेल 4004। और इसमें एक और पॉइंट अगर ऐड करना चाहो तो एडा लवलेस, इसका नाम याद रखना है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फर्स्ट प्रोग्रामर थी, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थे एडा लवलेस। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेजर तो याद रखना ही है कि मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था सारी जनरेशन में, कि सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब थी, फिर ट्रांजिस्टर्स आए, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर माइक्रो प्रोसेसर, VLSI चिप, और फिफ्थ जनरेशन में आई ULSI चिप। और कंप्यूटर्स में अगर याद रखें तो एक तो जो हमने इससे पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है, ये एनालिटिकल इंजन, ये याद रखना है क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर था। फिर उसके बाद ZOO3 ABC कंप्यूटर याद रखना है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और उसके बाद अगर याद रखें तो ये याद रखना है ENIAC जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। और फर्स्ट PC पता होना चाहिए, प्रोग्रामेबल कमर्शियल PCB। और डगलस एल्बर्ट ने फर्स्ट माउस बनाया। ये इतना इंपॉर्टेंट है, मेन जो पॉइंट्स है वो। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, 3 बेसिस पे देखें तो फर्स्ट है टाइप्स एंड फंक्शन के बेसिस पे। 3 मेन है, एनालॉगस कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर जो बेसिकली डील करता है फिजिकल क्वांटिटीज वगैरह को मेजर करने में, और ऐसी चीज़ों में हम इसे यूज़ करते हैं जिसमें डाटा कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, उसमें एनालॉगस कंप्यूटर का यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एरोस्पेस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, फ्लाइट ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करने के लिए फ्लाइट की डायरेक्शंस वगैरह उसमें यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे भी मैंने दिया है, थर्मोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया जिसमें स्पीड बढ़ती करती रहती है। तो ऐसे जगह जहाँ पे कंटिन्यूसली डाटा चेंज होता है तो हम एनालॉग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। सेकंड, अगर टाइप्स फंक्शन के बेसिस पे देखें तो आता है डिजिटल कंप्यूटर। ये डिस्क्रीट डाटा से बेसिकली डील करता है, रेंजेस वगैरह जो बताता है। और ये डिवाइस का इसमें प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री कोड या बाइनरी कोड जिसे हम कहते हैं 0-1 की फॉर्म में कोड को ये एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है। ये कंपैरेटिवली क्विकर होता है, ये इंटरनेट को यूज़ करता है, ये बहुत सारी जगह यूज़ किया जा सकता है जैसे कि फाइनेंस, ई-कॉमर्स, ऑटोमेशन में, कम्युनिकेशन में। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे घर में जितने भी टैबलेट्स हैं, स्मार्टफोन है, वो सब डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। लास्ट आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर है जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के फीचर्स यूज़ करता है ताकि कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल किया जा सके। यूजली जो वेदर फोरकास्टिंग है उसमें यूज़ करते हैं, मेडिकल डिवाइसेस जिसमें डाटा कंटिन्यूसली चेंज होने वाला है, रियल टाइम डाटा चाहिए, जैसे रियल टाइम ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट की जो मशीन्स हैं वो सारी, फ्लाइट सिमुलेटर्स में, डायग्नोस्टिक कंप्यूटर्स वगैरह में हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते थे। तो मेन 3 जो है फंक्शंस के बेसिस है वो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कहाँ यूज़ होंगे उस बेसिस पे डिफाइन किया। पर्पस के बेसिस पे अगर देखें तो एक होता है जनरल पर्पस और एक है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस जैसे कि नाम है जो बहुत सारे टास्क कर सकता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्पीड मिनट पर सेकंड जो है वो उसमें मेजर करते हैं। इसमें इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसको वर्ड प्रोसेसिंग में यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे PC है, लैपटॉप है, ये सब जनरल पर्पस कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। फिर आता है स्पेशल पर्पस, जैसा कि इसका नाम है, ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं और कंपेरेटिवली ये लार्जर डिवाइसेस वगैरह जो हो गए उनमें यूज़ होते हैं, जैसे ATM है, ट्रैफिक कंट्रोल की जो ट्रैफिक लाइट्स वगैरह हैं, मिसाइल गाइडिंग सिस्टम है, माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जो कि बाकी अप्लायंसेस में फिटेड होते हैं, वो सब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अगर साइज़ के बेसिस पे देखें कि कितना बड़ा कितना छोटा है, तो सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर, जो कि बहुत कॉम्पैक्ट होता है, बहुत ही कम एक्सपेंसिव है, उसे बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, आसानी से एक्सेसिबल है। अब ये भी बहुत सारे टाइप्स में आ सकता है, जैसे ऑफिस वगैरह में डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो एक जगह रहते हैं, मूव नहीं कर सकते। फिर पोर्टेबल कंप्यूटर्स में हमारे लैपटॉप्स आ गए, हैंड हेल्ड भी आते हैं जैसे iPads वगैरह आ गए, टैबलेट्स हो गए, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। स्मॉलर साइज, वर्सटाइल और बहुत कम एक्सपेंसिव कंपैरेटिवली। नेक्स्ट आता है मिनी कंप्यूटर। ये मीडियम रेंज के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े से बड़े और कम एक्सपेंसिव है, छोटे होते हैं लेकिन पावरफुल होते हैं। इससे भी मल्टी यूज़र सिस्टम, मतलब बहुत सारे यूज़र एक टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे 4 से 200 यूज़र एट अ टाइम, तो मल्टी प्रोसेसिंग है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं कंटेंट मैनेजमेंट में, इन्वेंट्री में, टीचिंग में। एग्जाम्पल के तौर पे PDP की जितनी भी सीरीज़ है वो सब हमारे मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कंपैरेटिवली बड़ा होता है लेकिन फास्टर है, इसको पावरफुल है, बहुत इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा है, जिसको हम मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। यूजली रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एयरलाइन की रिजर्वेशन वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे EBC-DIC एक डिवाइस है, उसमें यूज़ करते हैं, जैसे कोडिंग में डाटा को स्टोर करके कम्युनिकेट करने में। फिर आता है वर्क स्टेशन, ये भी एक हाई पावर डिवाइस है जो जिसे सिंगल यूज़र यूज़ कर सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको यूजली ग्राफिक्स में, वीडियो एडिटिंग में या फिल्म एडिटिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है।
ग्राफिक्स जो रिसेंट है विच इज़ सुपर कंप्यूटर, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक या इंजीनियरिंग रिसर्च में यूज़ करते हैं, जो बहुत सारी बिलियंस ऑफ कंप्यूटेशन जो है पर सेकंड में यूज़ कर सकते हैं। ये यूजली लाइनक्स का जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो था इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, फर्स्ट था सीमोर क्रे, जिसको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। 1964 में उन्होंने बनाया था फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। अगर देखें कि कौन सी कंट्री सबसे फर्स्ट में चल रही है अभी के लिए सुपर कंप्यूटर्स में, तो सबसे पहले आई यूएस का फ्रंटियर, सनवे करके है चाइना का, और उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का है परम। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो परम है वो बनाया था विजय भाटकर ने। विजय भाटकर ने, इनको फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। तो एक ये पॉइंट याद रखना है कि फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर है विजय भाटकर। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हमने जनरेशंस पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो मेन कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डाटा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। डाटा में आ गया सारे रॉ फैक्ट्स और फिगर्स वगैरह, जो इनपुट्स वगैरह कंप्यूटर को दिए जाते हैं प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स, कोई डेट, कोई नेम्स वगैरह। अभी अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकते हैं, ABCD जैसे स्टूडेंट के नाम वगैरह हैं, या ये न्यूमेरिकल हो सकते हैं प्योर, जैसे डेट्स वगैरह हैं, मार्क्स वगैरह है, ये सब है। प्रोसेसिंग के बाद जब ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को प्रोसेस कर देते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन बन जाता है डाटा। अब इसके मेन जो 2 कंपोनेंट जो ज़्यादा पता होना चाहिए वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। नाम में ये हार्डवेयर फिजिकल एलिमेंट वगैरह जो है कंप्यूटर का, जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो टेंजिबल पार्ट है उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह हो गया, पेन ड्राइव वगैरह जो है, प्रिंटर हो गया। इसका फंक्शन होता है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है टास्क को एग्जीक्यूट करना मशीन कोड्स वगैरह में। प्रोडक्शन देखें तो हार्डवेयर जो है वो मैन्युफैक्चर्ड होता है, कंप्यूटर जब बनाते हैं, लैपटॉप बनाते हैं, उसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करके देती है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कोर्स ये भी टाइम के साथ वियर्स आउट हो जाता है, प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं, टूट भी सकते हैं, बहुत कुछ है। इसके मेन 4 कंपोनेंट आते हैं इसके अंदर। एक तो इनपुट डिवाइसेस वगैरह में आ गया, जैसे कीबोर्ड हो गया, अगर टच स्क्रीन है तो वो हो गया, OCR वगैरह हो गया, वो सब इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस जहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले होता है, जैसे मॉनिटर हो गया या प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, बहुत सारे, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सब कुछ प्रोसेस करने में हेल्प करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, मेमोरी स्टोरेज वगैरह में, वो हम आगे पढ़ेंगे। एंड लास्ट इज मेमोरी, इसमें भी आ गया प्राइमरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, वो हम आगे पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर्स को बताते हैं कि कैसे चीज़ें करनी है, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये इंटेंजिबल पार्ट है, मतलब इसको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, पर ये होता है कंप्यूटर के अंदर, इंटरनली प्रोसेस करने में जो हेल्प करता है। इसका एग्जाम्पल देखिए तो हो गया वेब पेजेस, जितने भी HTML लिंक्स वगैरह है वो सब सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। इसका फंक्शन क्या है? इसका काम होता है इंस्ट्रक्शंस देना हार्डवेयर को कि कैसे प्रोसेस करना है, कैसे वर्क करना है। अब अगर इसका प्रोडक्शन देखें तो जहाँ हार्डवेयर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वहीं ये पे डेवलप किए और इनको स्पेशली प्रोग्राम भी किया जा सकता है एज पर यूज़र नीड्स वगैरह। कंपैरेटिवली ये ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, और ये टाइम के साथ वियर एंड टियर इसमें नहीं होते, इसमें कुछ टूट फूट नहीं होती है। हाँ ऑफकोर्स इसमें वायरस लग सकता है, बहुत कुछ है, पर कंपैरेटिवली ड्यूरेबल होते हैं। टाइप्स में इसमें 2 मेन टाइप्स होते हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों के बारे में, दोनों के डिफरेंस हम आगे पढ़ेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक कॉम्पोनेंट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ये होता है फिजिकल कंपोनेंट किसी भी कंप्यूटर का, जिसको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल फील कर सकते हैं, वो है। अब इसमें भी देखिए तो 4 मेन कंपोनेंट्स थे जो हमने पढ़े थे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और CPU। सबसे पहले बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस होते हैं ऐसे डिवाइसेस जो डाटा एंटर करने में, इंस्ट्रक्शंस देने में कंप्यूटर को हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। एग्जाम्पल के तौर पे या कुछ की डिवाइसेस डिस्कस करें, सबसे पहले आगे कीबोर्ड्स वगैरह, जिसमें आप नंबर, सिंबल्स, लेटर टाइप कर सकते हैं, जो यूजुअली QWERTY स्टाइल में होते हैं, कुछ एक से एक चीज़ में होती है, और इससे हम कमांड दे सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि क्या फंक्शन करना है। नेक्स्ट आता है माउस। ये एक हैंड हेल्ड डिवाइसेस है, जिसे हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि क्या करना है, और ये 2D मोशंस को डिटेक्ट करके इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को। फिर एक और चीज़ होती है जॉयस्टिक वगैरह, ये भी कंट्रोल डिवाइसेस है जो हैंड हेल्ड है। इसमें एक स्टिक जैसी होती है जिसको आप मूव कर सकते हो गेमिंग में, फाइटिंग डायरेक्शंस वगैरह में, जो यूजुअली यूज़ होती है। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल्स। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे सर्कुलर सी होती है बॉल की तरह, जो सॉकेट से कनेक्टेड होती है सेंसर्स को, में जिसमें सेंसर्स होते हैं और जो ट्रैक कर सकते हैं इनपुट करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे टच पैड है आपके फ़ोन्स में, टच स्क्रीन्स हैं। टच स्क्रीन में एक पॉइंट यहाँ मैंने मेंशन किया है कि टच स्क्रीन स्टार्ट हुआ था 1965 के बाद जॉनसन ने। इसके अलावा स्कैनर्स है, टैबलेट्स, OMR, OCR इनपुट डिवाइसेस है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फर्दर अभी स्लाइड्स हैं उसमें हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। अब बात करें आउटपुट डिवाइसेस की,
आउटपुट डिवाइसेस में आ गए ऐसे कंपोनेंट्स वगैरह जो जो प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट को प्रोसेस इनपुट को प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं कि फाइनल रिजल्ट वगैरह क्या है इस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, उनको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब इसमें कुछ की डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहला मॉनिटर, जहाँ पे डिस्प्ले होती है इन्फॉर्मेशन। अब ये जो मॉनिटर है वो बहुत सारी फॉर्म्स में आता है, एलईडी, एलसीडी, सीआरटी की फॉर्म्स वगैरह में, वो सब मॉनिटर की फॉर्म्स है। नेक्स्ट है प्रिंटर, जो रिप्रेजेंट करता है टेक्स्ट को या ग्राफिक्स को एक पेपर में। अब इसमें भी दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में हो गया डॉट मैट्रिक्स, ड्रम, डेजी व्हील वगैरह, और नॉन इम्पैक्ट में जो लेजर प्रिंटर्स वगैरह हैं वो। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टर, जो किसी भी जो आउटपुट है फाइनल जो प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट है कंप्यूटर का, उसको प्रोजेक्ट करता है किसी वॉल पे या स्क्रीन पे, वाइट स्क्रीन जो होता है उसको प्रोजेक्टर कहते हैं। फिर इसके अलावा है प्लॉटर, ये राइटिंग टूल्स वगैरह है जो लाइंस ड्रॉ करने में, डिज़ाइन करने में, यूजली आर्किटेक्चर्स में या कोई बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग में, पिक्चर्स में, इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, वो प्लॉटर है। लास्टली साउंड कार्ड्स वगैरह है, जिसकी वजह से कंप्यूटर जो है ऑडियो इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट के फॉर्म में दे सकता है। इसमें सब कुछ आ गया, जो ये हमारे स्पीकर्स हो गए, माइक्रोफोन्स हो गए, ये सब साउंड कार्ड्स का पार्ट है। अब इसके अलावा कुछ और टर्म्स जो पूछ सकते हैं वो है, एक तो मदरबोर्ड। क्या होता है? मदरबोर्ड होता है मेन सर्किट बोर्ड, जो कि पूरे सिस्टम का बैकबोन है। अगर मदरबोर्ड खराब हो जाए तो पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाता है और पूरा वर्क नहीं करेगा। इसका मेन काम है कनेक्ट करना और कम्युनिकेशन बना के रखना सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच में। फिर आता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या जीपीयू जिसको बोलते हैं। इसका एक काम होता है बनाना और उसको डिस्प्ले करना, जो भी इमेज वगैरह है, वीडियो एडिटिंग है, गेमिंग में जो यूज़ होती है वो सब है जीपीयू वगैरह में। इसके बाद आता है माइक्रो प्रोसेसर, जो कि अगर आपको याद हो तो फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हुआ। ये ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट्स है जिसमें सारे सीपीयू के कंपोनेंट एक सिंगल चिप्स में प्रोसेस होते हैं। अब हमें अलग अलग चिप्स की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट जो था, जैसे कि मैंने वहाँ भी बताया था, वो था इंटेल 4004, जो कि 1971 में आया था माइक्रो प्रोसेसर। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर हमेशा याद रखना है, वो था इंटेल 4004। फिर आता है स्पूल। स्पूल होता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। ये वो प्रोसेस है जिसमें डाटा को टेम्परेली स्टोर किया जाता है ऐसा बफर या क्यू में, उसे एग्जीक्यूट करने से पहले, उसको बोलते हैं स्पूल। तो हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस देख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे मेमोरी और सीपीयू के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी की। तो ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वगैरह है, जहाँ पे सारा जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, टास्क वगैरह है, उन्हें स्टोर किया जा सकता है और उन्हें प्रोसेस किया जाता है। मेमोरी में वो जहाँ पे डाटा स्टोर होगा और उसको फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। टाइप्स में दो मेन, विच इज प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले प्राइमरी देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी वो है जो कम्युनिकेट करती है सीपीयू के साथ डायरेक्टली और ये इमीडिएट डाटा को स्टोर करती है, यूजली 5-7 डेज वगैरह में। इसमें भी अगर फर्दर पार्ट्स देखें तो वो हो गया सीपीयू रजिस्टर, जो सबसे स्मॉलेस्ट है लेकिन फास्टेस्ट है। ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है ताकि प्रोग्राम रन कर सके। आप सबसे पहले जैसे प्रोग्राम चलाएंगे तो प्राइमरी मेमोरी ही स्टार्ट होती है। उसमें भी सबसे फर्स्ट में आता है सीपीयू रजिस्टर वगैरह। इसमें मेमोरी डाटा होता है और बफर रजिस्टर होता है। फिर आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपने पढ़ा होगा पहले भी, जिसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इसको एडिट किया जा सकता है, इसलिए वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ये कंप्यूटर टेम्परेरी डाटा स्टोर करता है, वो है। डाटा डिसअपियर हो जाता है जैसे आप पावर स्विच ऑफ कर देंगे वो। इसका भी फर्दर टाइप देखें तो एक होता है डी रैम और एक होता है एस रैम। डी रैम इज डायनेमिक रैम वगैरह, जो कंपैरेटिवली चीपर है लेकिन स्लोअर है और स्टोरेज बढ़ा सकती है। स्टैटिक रैम होता है जो फास्टर है, फिक्स होता है लेकिन एक्सपेंसिव है, लेकिन ज़्यादा यूजफुल होता है। फिर आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी और नॉन वोलेटाइल, मतलब इसको एडिट नहीं किया जा सकता, मॉडिफाई नहीं किया सकता, चेंज नहीं होता, ये परमानेंट होती है। ये कंटेंट पावर ऑफ होने के बाद भी स्टोर करके रखती है और ये कंप्यूटर में बिल्ट इन आती है। इसमें भी अगर फर्दर देखें तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एम रोम हो गया, मास रोम, प्रोग्रामेबल रोम है जिसको हम अपने हिसाब से चेंज मॉडिफाई किया जा सकता है। ई प्रोग्रामेबल है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल है। ई प्रोग्रामेबल होता है जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, या फ्लैश मेमोरी हो गया, वो सब पार्ट है रोम के। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी में एक तो सीपीयू रजिस्टर हो गया सबसे पहला, दूसरा हो गया रोम हो गया, रैम हो गया, और फोर्थ होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी होता है हाई स्पीड टेम्परेरी डाटा जो स्टोर करता है, जो फ्रीक्वेंटली साइट्स आप विजिट करते हैं नेट पे या अपने कंप्यूटर में, जो फ्रीक्वेंटली साइट है उनको स्टोर करते हैं, तो कैश मेमोरी। इसमें भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, 1 2 3, डिपेंडिंग ऑन कौन सा फास्टर है, कौन सा स्लोर है। जो लेवल 1 है वो सबसे फास्टर होता है, देन उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होती जाती है। यूजली ये भी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का जो एक प्रिंसिपल है कंप्यूटर में, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मेमोरी, या इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, जो ऐसे स्टोरेज डिवाइस है जो इन्फॉर्मेशन रिटेन करते हैं परमानेंटली। इवन अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाए तो भी इसमें डाटा स्टोर रहेगा, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया जो कि एक मैग्नेटिक स्टोरेज है। ऑप्टिकल डिस्क में एग्जाम्पल हो गया सीडी, डीवीडीज, ब्लूरे, डीवीडीज वगैरह जो आती है। फिर इसके अलावा फ्लैश मेमोरी में हो गया एसएसडी या एचडीडी होता है। एसएसडी इंपॉर्टेंट इसलिए पिछली बार पूछा भी गया। ये होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव की फुल फॉर्म, ये फास्टर होता है और ये फ्लैश मेमोरी का पार्ट है। तो ये दो टाइप के हो गए, एक है प्राइमरी मेमोरी जो ऑलरेडी आ रहा है कंप्यूटर वगैरह में, वोलेटाइल कैश वगैरह। सेकेंडरी मेमोरी जो हम बाहर से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी सब आ गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सीपीयू। इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये मेन है जो एग्जीक्यूट करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है उसको एग्जीक्यूट करने का काम, कैलकुलेट करने का काम होता है सीपीयू का। इसका मेन फंक्शन है अर्थमेटिक ऑपरेशन, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब करना। लॉजिकल ऑपरेशन, एग्जीक्यूट करना इंस्ट्रक्शंस को ऑर्डर वाइज। डाटा मैनिपुलेशन का काम सीपीयू का होता है। इसके मेन कंपोनेंट है एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट।
फिर ये होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जैसे कि इसके नाम में है, ये सारी ऑपरेशन, कैलकुलेशन, लॉजिकल कंपैरिजन का काम होता है एएलयू का। फिर आता है सीयू कमांड यूनिट, जिसका मेन काम होता है इंश्योर करना कि जो सारे पार्ट्स है वो स्मूथली काम करे और एक साथ मिलकर काम करे, तो ये कमांड करता है सारे पार्ट्स को। फिर होता है मेमोरी यूनिट्स वगैरह, जहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है, सारी मेन स्टोरेज जो है सीपीयू का वो है मेमोरी यूनिट। अब एक और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है सीपीयू शेड्यूलिंग का। सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब है अगर हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, मान लो मैंने ऑन करते ही कंप्यूटर दो तीन डाटा पे या दो तीन एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया, तो सीपीयू पहले किसको एग्जीक्यूट करे, उसको बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। सबसे पहला तरीका होता है फीफो, मतलब इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है जिसको सबसे पहले क्लिक किया है, जिस भी डाटा को, जिस भी फाइल को, वो पहले एग्जीक्यूट होगी। तो ये जिस ऑर्डर में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है। फिर आता है एलआईएफओ, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे लास्ट में मैंने जिसको क्लिक किया है सबसे पहले ओपन होगी और उसके बाद बाकी सारी। एसजेएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब जो मैंने तीन चार इंस्ट्रक्शन एक साथ दिए सीपीयू को, वो सबसे पहले वो एग्जीक्यूट करेगा जो सबसे जल्दी हो सकता है, उसे बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। राउंड रॉबिन, इसका मतलब है हर टास्क को इक्वली टाइम दिया जाएगा सीपीयू के द्वारा कि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से कोई एक या दो पूछ लेते हैं, मेरी लीफो और फीफो ये सब है, तो आपको सीपीयू शेड्यूलिंग भी पता होना चाहिए। तो ये हमारे चारों कंपोनेंट हो गए खत्म। अब इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा मॉडर्न हार्डवेयर टेक्नोलॉजी जो कि अब मॉडर्न आ गई है और एआई वगैरह सब कुछ आ गया, जो यूज़ की जाती है डे लाइफ में भी, अपने इसके एग्जाम्पल्स देखे होंगे। वो सबसे पहले आता है बारकोड। बारकोड होता है मशीन रीडेबल डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। इसमें ऐसे पैरेलल लाइन्स होती है, आपने देखी भी होगी ऐसे बार फॉर्म में बहुत सारी। अगर आप लाइब्रेरी साइंस के हैं तो आपने बुक्स के पीछे देखा होगा ये बना हुआ बारकोड वगैरह। और इसमें स्पेसेस होता है बहुत वेरियस लेंथ का, कुछ छोटी होती है कुछ लंबी होती है, उनके बीच का स्पेस भी मैटर करता है। फिर इसके बाद आता है आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला डाटा, आपने देखा होगा, जिसका काम होता है वायरलेस सिग्नल्स वगैरह को यूज करके ट्रैक करना और आइडेंटिफाई करना, कोई टैग्स रीडर्स वगैरह का इसमें भी बारकोड बना होता है। अगर आप देखा हो, एग्जांपल है फास्टैग, आपने कार्ड्स वगैरह में देखा होगा, जो हाईवे वगैरह पे टैक्स कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है क्यूआर कोड, ये भी एक तरीके का बारकोड है, स्पेशल बारकोड, जिसमें स्टोरेज कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है और जिसे डिजिटल डिवाइसेस आसानी से रीड कर सकते हैं। हम इसको स्कैन करके, जैसे कि आपने पेटीएम पे, गूगल पे देखा होगा कि आप क्यूआर कोड स्कैन करके और फिर पे कर सकते हैं। इसमें यूजली ब्लैक एंड व्हाइट एक स्क्वायर सा बना होता है और इसमें तीन साइड ऐसे ये होती है, तो ये तीन साइड एक छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं क्यूआर कोड वगैरह में, जो मेन फंक्शन की तरह काम करता है, बीच में स्क्वायर्स बने होते हैं। फिर आता है एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये वो टेक्नोलॉजी है जो मैग्नेटिक कैरेक्टर जो प्रिंटेड होते हैं स्पेसिफिक इंक वगैरह से, उनको रीड करता है वेरीफाई करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे आपने चेक्स पे देखा होगा, जो चेक पे बना रहता है वो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक इंक से बना है, जिससे चेक रीड कर सकते हैं कितने अमाउंट है, किसका अकाउंट है, सब कुछ। फिर आता है ओएमआर शीट्स, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये तो आपने देखा ही होगा, अगर आप कभी भी आपने गवर्नमेंट एग्जाम को दिया है या कंप्यूटर प्रिपरेशन, मार्क्स को, स्पेसिफिक मार्क्स को इंटरप्रेट करता है, जो स्पेसिफिकली डिजाइन की जाती है मशीन उसको रीड कर सके और आंसर जो दिया गया है बच्चों ने उसको रिकॉर्ड किया जा सके। एग्जाम्पल कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सर्विस में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह है, उसमें ये सब यूज़ करते हैं। फिर आता है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये वो टेक्नोलॉजी है जो टेक्स्ट को रीड करती है, किसी भी पिक्चर्स में या डॉक्यूमेंट्स में क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको रीड करती है और उसको एडिटेबल बनाती है कि हम उसको बाद में एडिट कर सके। तो याद रखना, ओएमआर मार्क्स, स्पेसिफिक मार्क्स होता है, उसको डिटेक्ट करता है। ओसीआर जो है टेक्स्ट को रिकॉर्ड करता है, उसको फाइंड आउट करता है। एफआरटी, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि इसके फुल फॉर्म में ही है, ये वो एल्गोरिथम है जो आइडेंटिफाई करता है किसी भी इंसान की आइडेंटिटी बेस्ड ऑन उसके फेशियल फीचर्स कैसे हैं, उन सबको रीड करके। ये सिक्योरिटी में बहुत यूजफुल है, टैगिंग में बहुत यूजफुल है, आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी इंसान की आइडेंटिटी, उसमें बहुत काम आता है। फिर है बायोमेट्रिक, ये तरीका है कि हम लोगों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनके ट्रेट्स के बेसिस पे, चाहे उनकी आई साइट, उनके फेस, उनके फिंगरप्रिंट जो यूनिक होते हैं लोगों में, आई पैटर्न, हमारे पाम, जो हमारे हाथ की रेखा है, हमारी वॉइस है, वो सब। फिर आता है बारकोड रीडर, इसका काम है रीड करना और जो बारकोड मशीन रीडेबल डाटा को रिप्रेजेंट करे उसको डिकोड करना, ताकि ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड कर सके और इन्फॉर्मेशन दे सके। ये यूजुअली आपने देखा होगा पहले लाइन, अगर आप किसी स्टोर से, जनरल स्टोर वगैरह से कुछ खरीदते हो, उसके पीछे बना रहता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स, इसका प्राइस क्या है, सब कुछ। फिर होता है चिप रीडर, जो इसका काम होता है स्टोर करना और जो पेमेंट वगैरह है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मैग्नेटिक चिप्स वगैरह जो उसमें लगी रहती है, उसको प्रोसेस करने में काम करता है, इसे सिक्योरिटी बढ़ाते हैं। तो ये कुछ मॉडर्न हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन या कमांड जो कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पार्ट है। इसमें दो मेन पार्ट है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि नाम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का बैकबोन, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ आता है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो मैनेज करता है सारे प्रोसेस को, सारे रिसोर्सेज को किसी भी कंप्यूटर में, ये हार्डवेयर के साथ मैच किया जा सकता है, उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। इसमें इंस्टॉल किया जाता है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, तो उसी टाइम पे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह यूजुअली मैन्युफैक्चर इसको इंस्टॉल करके देता है, प्री इंस्टॉल आता है हमारे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स वगैरह में, और ये बैकग्राउंड में वर्क कर रहा होता है और इस किसी और की जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। वहीं इसके कंपैरिजन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखे तो ये ऐसा प्रोग्राम है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, जो भी यूजर की नीड के अकॉर्डिंग। अब ये हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं करता, ये पहले से इंस्टॉल नहीं आता ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह, आप अपनी मर्जी से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं जब आपको जो ऐप चाहिए वो। और ये प्रोग्राम मतलब फ्रंट वर्क करता है अपने टास्क वगैरह परफॉर्म करने के लिए, यूजर के अकॉर्डिंग, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग सारे वर्क करता है। नेक्स्ट अगर टाइप्स में देखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर में चार मेन टाइप आते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वगैरह। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो कंपाइल करते हैं असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को, और उनको ट्रांसलेट करते हैं कि मशीन समझ पाए और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर पाए हमारे इंस्ट्रक्शंस को। इसमें आ गया C++, जावा, पाइथन, कोई सी भी। ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए कोर प्रोग्राम, जो पूरे कंप्यूटर को, पूरे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर में, वो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी की वजह से ऐप्स रन कर पाती है, फाइल्स को मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है, वो एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट आता है डिवाइस ड्राइवर्स, ये स्पेशलाइज प्रोग्राम्स है हार्डवेयर को अलाउ करते हैं कि वो कंप्यूटर के बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर पाए। तो इसका मेन काम है हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन बिठाना।
फिर आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर को कि वो टास्क परफॉर्म कर सके, सिक्योरिटी बनाए रख सके, डिस्क्लेमर वगैरह के लिए। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखिए बहुत सारे टाइप्स कह सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर है जिसका मेन काम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट को मैनेज करना, स्टोर करना, एडिट करना, जैसे एमएस वर्ड हो गया, गूगल डॉक्स हो गया। डाटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे एमएस एक्सेल है, माई एसक्यूएल है, क्लिपर है, ये सारे। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जिसमें वीडियो, ऑडियो, एडिट, टेक्स्ट सब कुछ कर सकता है, जैसे वीएलसी है, पिकासा है, अडोब है। ग्राफिक्स वगैरह है जैसे जीआईएमपी, एमएस पेंट हो गया, ड्राइंग बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो। वेब ब्राउजर्स है जैसे गूगल का क्रोम है, फायरफॉक्स है, एज है, सफारी है माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये अलग अलग वेब ब्राउजर के टाइप्स है। तो ये हो गया सब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मेन याद रखना है इनके बीच का जो ये डिफरेंस है वो। अब कुछ और कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक होता है FOSS, मतलब फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जैसे कि नाम है। ये वो सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड के साथ आता है, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको हम ओपनली कोई भी एक्सेस कर सकता है, जिसको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मॉडिफाइबल है, एक्सेसिबल है और इनोवेटिव वगैरह होता है। एग्जाम्पल पे JIMP जो इमेज एडिटिंग में यूज होता है, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, वर्डप्रेस वेबसाइट है जिसपे कोई भी अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकता है। ये नेक्स्ट आता है प्रोप्राइटरी, जैसे कि नाम है, प्रोप्राइटरी मतलब होता है ओनरशिप। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो स्पेसिफिकली किसी कंपनी ने डेवलप किया है या डेवलपर ने बनाया है, और उसे वही कंट्रोल करते हैं। अगर आपको उसे यूज़ करना है तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, आपको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए लीगल लाइसेंस चाहिए होता है। इसमें मेन रेस्ट्रिक्शंस होती है ओनरशिप की। तो ओनरशिप किसकी है, यूसेज कितना कर सकते हैं, लिमिटेड या वो, और सोर्स इसका क्लोज होता है, ये मॉडिफाइबल नहीं है। फिर आता है शेयरवेयर, जैसे कि इसका नाम है, ये ऐसा कमर्शियल सॉफ्टवेयर है जो इनिशियली तो फ्री दिया जाता है, उसके बाद सर्टेन पार्ट के बाद के लिए यूज़र को कोई फी पे करनी पड़ती है अगर वो आगे भी देखना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं। जैसे आपने नेटफ्लिक्स वगैरह में देखा होगा, अमेजोन की प्राइम वीडियोज़ में, कि इनिशियली आप एक दो या तो महीने तक या एक दो वीडियोज़ फ्री देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। फ्रीवेयर जैसे कि इसके नाम में है, जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है बिना कुछ भी पैसे पे किए हुए, जैसे एडोब आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, स्काइप है, टेलीग्राम है, पे करने की जरूरत नहीं, आप बस ऐप डाउनलोड कीजिए और आराम से उसे यूज़ कीजिए, इंटरनेट होना चाहिए बस। फिर उसके बाद आता है बीटावेयर। ये वो सॉफ्टवेयर है जो अभी तक टेस्टिंग में चल रहा है, अभी डेवलप नहीं हुआ है फुल्ली, अभी डेवलप फेस में है और अभी कमर्शियली लोगों तक नहीं पहुंचाया गया है। तो ये डेवलपमेंट स्टेट हो चाहिए। उसके बाद आता है लिमिटेड रिलीज। फिर इसका पर्पस क्या है, फीडबैक के बेसिस पे इसको डेवलप करते हैं। बीटावेयर है जो अभी कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है और अभी टेस्टिंग चल रही है जिसकी, वो होता है बीटावेयर। तो ये कुछ और टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं ताकि समझ सके इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहा है ह्यूमंस और उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो ये वो लैंग्वेज है या रूल्स है जो यूज़ करते हैं। अब ये दो मेन टाइप के होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में आ गया मशीन और असेंबली लैंग्वेज वगैरह। मशीन लैंग्वेज वगैरह में है कि इसमें बाइनरी कोड 0 1 फॉर्म में लिखा जाता है, जो कंप्यूटर जो है इंटरनली आसानी से यूज़ कर सके और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इस सबको आती नहीं है मशीन लैंग्वेज वगैरह, तो बाइनरी कोड के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। इनिशियली जो बना था उसमें मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, किसी भी ट्रांजेक्शन को रीड वगैरह करने के लिए, प्रोग्राम्स को ऑपरेट करने के लिए स्पेसिफिक चाहिए थी। उसके बाद आता है असेंबली लैंग्वेज, जिसमें सिंबॉलिक कोड्स या निमोनिक्स जिसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म वगैरह बना लेते हैं किसी की, वो यूज़ की जाती है ताकि आसानी से कंपैरेटिवली यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाइनरी डिजिट से आसान थी ये निमोनिक्स वगैरह। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है ADD, तो आसानी से हम समझ सकते हैं कि ADD का मतलब है एडिशंस वगैरह। तो ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स होती थी, निमोनिक्स यूज़ करता है असेंबली लैंग्वेज। और हर इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली ट्रांसलेट होता है एक स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज में या कोड में। हर असेंबली लैंग्वेज एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है और जो एग्जीक्यूट की जाती है उसके बाद। हाई लेवल लैंग्वेज, ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डिज़ाइन इसलिए की गई है ताकि ह्यूमंस आसानी से इसे लिख सके, समझ सके और इंस्ट्रक्शंस दे सके कंप्यूटर को, और कंप्यूटर भी उसको एग्जीक्यूट कर सके। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं और कुछ प्री रिटन कोड्स भी आते हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं ताकि प्रोग्रामिंग फास्टर और एफिशिएंट हो। इसका एग्जाम्पल हो गया पाइथन, C++, जावा, जितनी भी आजकल बेसिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो सब कुछ। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड तो लिख जाते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए चाहिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर और प्रोसेसर। सबसे पहले ये होते क्या, ये ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो प्रोग्राम्स जो किसी एक लैंग्वेज मिलके, मान लो मशीन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, उनको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। यूजुअली होता ये है कि ये वो टूल्स होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब जो पाइथन वगैरह में लिखे गए हैं, उनको असेंबली लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करते हैं ताकि कंप्यूटर समझ पाए कि इंस्ट्रक्शन क्या है और उस हिसाब से कोई भी टास्क परफॉर्म कर पाए। तीन मेन जो कॉम्पोनेंट्स पता होने चाहिए वो है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सबसे पहले आ गया असेंबलर। असेंबलर वो है जो असेंबली लैंग्वेज, ये जो निमोनिक्स में कोड्स है उसको रीड करता है और उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मतलब दोनों लो लैंग्वेज में, लेवल लैंग्वेज में ही कन्वर्ट हो रहा है आपस में, ये याद रखना है। तो असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखे उनको मशीन में, फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है मूव AXI X1, तो वो ट्रांसलेट हो जाएगा बाइनरी लैंग्वेज में 0 1 0 0 0 इस फॉर्म में। या NASM है वो x86 आर्किटेक्चर में होता है। GNU है जो बाकी के जितने भी आर्किटेक्चर है कंप्यूटर्स उनमें यूज होता है। एक और चीज़ होती है क्रॉस असेंबलर। इसका मतलब है असेंबलर एक मशीन में रन कर रहा है और दूसरी मशीन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोड कन्वर्ट कर रहा है, वो है क्रॉस असेंबलर। फिर आता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। बेसिकली दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है, लो लैंग्वेज को नहीं। इसमें बस फर्क यह है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ उसको एक साथ ट्रांसलेट करते हैं मशीन कोड्स में या असेंबली लैंग्वेज में 0 1 वगैरह की फॉर्म में, ताकि पूरी फाइल एग्जीक्यूट की जा सके एक साथ। इसका एग्जांपल है GCC, जिसका फुल फॉर्म है GNU कंपाइलर कलेक्शन। या C++1 के लिए जो GCC यूज होता है। जावा लैंग्वेज में अगर कोई लिखी हुई है तो उसके लिए कंपाइलर है JDK। ऐसे इंटरप्रेटर में भी यही है कि हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट हो रही है मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में। बस फर्क ये है कि इसमें लाइन बाय लाइन होता है, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट नहीं करता, ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करके उसको दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पे पाइथन इंटरप्रेटर आता है। पाइथन स्क्रिप्ट में अगर कोई
कोड लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो ये मेन याद रखना कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट अगर डेवलपमेंट देखें कि ओवर द ईयर क्या क्या डेवलपमेंट हुई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इसकी भी जनरेशन से फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुई थी तो जब यूज़ होता था मशीन लैंग्वेज, तो मैंने पहले ही बताया बाइनरी कोड्स वगैरह जो 0 या 1 की फॉर्म में लिखे जाते हैं उसमें थी स्टार्टिंग में जब, लेकिन इसमें एरर वगैरह फाइंड करना बहुत मुश्किल था, लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए उसके बाद आई सेकंड जनरेशन जिसमें असेंबली लैंग्वेज, जिसमें निमोनिक्स यूज़ होने स्टार्ट हुए, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ होने स्टार्ट हुई, सिंबल्स यूज़ करने स्टार्ट किए जो ईजियर हो ट्रांसलेट करने में। फिर आई थर्ड जनरेशन जब स्टार्ट हुई हाई लेवल लैंग्वेजेस वगैरह जिसमें इंग्लिश जैसे वर्ड्स ताकि यूज़र जो है आसानी से समझ सके, और कंपाइलर इंटरप्रेटर आए कि उनको ट्रांसलेट किया जा सके मशीन कोड में। इसमें एग्जाम्पल है C++, जावा और पास्कल जैसी लैंग्वेजेस ये। फिर आई फोर्थ जनरेशन ह्यूमन रिजेंबलिंग लैंग्वेज, नाम भी पता चल रहा है ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन आसानी से समझ सके, ह्यूमन की जनरल लैंग्वेज उससे बहुत ज़्यादा सेम है। ये यूज़ होती है डाटाबेस प्रोग्रामिंग में, स्क्रिप्टिंग वगैरह में। इसका एग्जांपल है पाइथन, SQL, रूबी। ये लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो ह्यूमन की डाटा से रिजेंबल करते हैं। लास्ट और जो अब फर्दर चल रही है वो है फिफ्थ जनरेशन, या फिर जिसको बोल सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज, जो AI कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इसी पे है कि ह्यूमन जैसा ही नेचुरल होना चाहिए। इसमें विजुअल टूल्स वगैरह होते हैं ताकि प्रोग्राम डेवलप किए जा सके, डिज़ाइन करते हैं ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इसमें जो लैंग्वेज यूज होती है वो है लिस्प। एक तो ये याद रखना है LISP याद रखना है, ये AI में यूज हो रहा है क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन था लास्ट टाइम भी। OPS 5 हो गया, ये सब हो गया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर डेवलपमेंट में देखें कुछ माइलस्टोन जो पता होने चाहिए वो क्या, एक तो हुआ प्लैंकल जो पहली कंप्यूटर लेवल हाई लेवल लैंग्वेज थी वो डेवलप हुई थी 42 से 45। फिर आई फॉर्ट्रन जो सबसे पहले कह सकते हो पॉपुलर हुई हाई लेवल लैंग्वेज जो कि IBM ने बनाई थी वो। फिर आई 58 में एल्गल वगैरह जो यूरोपियन कंपनीज वगैरह ने बनाई थी। 59 में हुई कोबोल वगैरह जो बिजनेस के लिए बेसिकली बनाई गई थी। फिर आई बेसिक 1964 में बेसिक इंस्ट्रक्शंस वगैरह के लिए। फिर एक इंपॉर्टेंट है पास्कल 1917 में। फिर C++ 1980s में। जावा आई थी 1995 में। और सबसे इंपॉर्टेंट है 1959 में आई LISP या जो जॉन मैकार्थी ने बनाई थी। ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है, जिससे डाटा आसानी से मैनिपुलेट हो सके, यूज़ किया जा सके, सिंटैक्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेवलपमेंट है। पार्ट 1 यहीं तक था। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे जो कंप्यूटर के टॉपिक रह गए हैं, जिसमें आगे नंबर सिस्टम उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्क टोपोलॉजी की, स्टार टोपोलर टोपोलॉजी क्या होता है वो सब, इंटरनेट के बारे में उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके TCP या इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं वो सब। फिर कंप्यूटर की सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जो आजकल एक इंपॉर्टेंट इशू है, उसमें मेलवेयर और उनके टाइप्स अलग अलग, वायरस क्या होता है, मेलवेयर क्या होता है, शेयरवेयर क्या होता है वो सब, और हैकिंग और उनकी कैटेगरीज। एंड लास्टली सॉल्यूशंस क्या है इनको थ्रेड को यूज़ करने में। तो थैंक यू, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें।